आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल वी वुड बी स्टडिंग इज सम इंट्रोडक्शन, सम नॉलेज एंड सम स्टोरी। ये सब क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप शायद थोड़ा सा जानते हैं कि सन का रेडिएशन जो हमें आता है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट वी विल नॉट बी स्टडिंग एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टुडे। इसको अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है पर थोड़े कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आइए, सबसे फर्स्ट पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, इंट्रो से पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आपको ये कहता हूं, शायद अब तक आप वेव चीज को जानते हैं। एक वेव क्या होता है? वेव मैकेनिक्स से हम एक्चुअली क्या दिखाते हैं, किसी भी पॉइंट ए से किसी भी पॉइंट बी तक हम क्या दिखाते हैं बेटा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दिखाते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक वेव में क्या होता है? बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और ये ट्रांसफर कैसे होता है? दिस ट्रांसफर हैपन्स बाय यूजिंग ऑसिलेशंस। क्या हम इस चीज को समझते हैं? थोड़ा सा बेसिक देख लें। जैसे मान लो नॉर्मल वेव जो आप जानते हो, जैसे साउंड वेव हो गया आपका। अब साउंड वेव में क्या करते हो? जैसे आप बात करते हो तो सारे मॉलिक्यूल्स आपके सामने जो है पार्टिकल्स, दोस पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, देन दे डिस्टर्ब द पार्टिकल नेक्स्ट टू देम, दे डिस्टर्ब द पार्टिकल नेक्स्ट टू देम। एज सच आपने जो एनर्जी यहाँ पे दिया था, पहले बच्चे को जो टिकल किया था, लास्ट वाला बच्चा भी हिलना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, आप इसको समझो, आप लिख रहे हो, देखो ये पूरा क्लास, दिस थिंग्स आर नॉट देयर इन योर कोर्स, व्हाटएवर आई एम ट्राइंग मेकिंग यू राइट, दिस इज नॉट देयर इन योर बुक, neither it is a part of your syllabus, but if you understand this, then what we are going to learn today is a small topic called displacement current। उसका एक definition आता है आपको, लेकिन उसको आप समझ नहीं पाओगे अगर आप you just listen to the story and start asking questions। अगर आपको कोई चीज किसी चीज को समझ में नहीं आता है और नहीं होता है तो हम वो देखेंगे। एंड सो आवर वेव को हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? वी एसोसिएट इट विथ एनी entity that oscillates with respect to time। अगर समय के साथ, जैसे मान लो एक स्प्रिंग हो गया, अगर आपका स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ, तो उसको हम वेव मैकेनिक्स से दिखाते हैं। तो वेव इज एक्चुअली अ फिनोमिनन। इससे आप साउंड को दिखा सकते हैं, लाइट को दिखा सकते हैं। इससे लाइट को लेके ही आज चैप्टर है, तो हम साउंड दिखा सकते हैं इसमें। हम इसमें दिखाते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है तो उसको वेव फॉर्म में दिखाते हैं, वाइब्रेशंस को वेव फॉर्म में दिखाते हैं। इतना समझ में आया आपको? अ वेव इज एक्चुअली यूज्ड टू शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा, इसी इंट्रोडक्शन में आगे अगर हम वेव को देखें तो वेव ट्रांसफर होने के लिए वेव्स को हमने ऐसे बात की थी। एक होता है मैकेनिकल वेव, ये क्लास 11 की बात है। और एक जगह पे हमने लिखा नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। और इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, मैग्नेटिज्म, सबका पूरा खिचड़ी बनेगा एक साथ, तब जाके ये चीज पैदा होगा। मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को बेटा एक मीडियम नेसेसरी होता है, मीडियम इज नेसेसरी। जैसे आपका साउंड वेव कहां से ट्रेवल करता है? एयर से ट्रैवल करता है, वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता है। और मीडियम क्यों जरूरी है? मीडियम के पार्टिकल को ही वो क्या करता है? मीडियम के पार्टिकल को ही वो वाइब्रेट कराता है। और कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा इसमें जो आपका एनर्जी ट्रांसफर है ना, द एनर्जी ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन आसान एग्जांपल दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इलास्टिसिटी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मान लो बस में, स्कूल के बस में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आपको अपना रुबाब दिखाना है। आपने एक बच्चे के कमर में टिकलिंग किया, आप चाहते हो लास्ट वाला बच्चा भी हिलना शुरू करे, पर पहला बच्चा ना, उसको कोई टिकल सेंसेशन ही नहीं है, तो उसकी इलास्टिसिटी नहीं है। या फिर
वो बड़ा ही स्नॉब है। जैसे आप छोटे बच्चों को टिकल के हाँ ही हंसना शुरू करेगा, सब डोमिनो इफेक्ट है। पहला बच्चा आपको, तो इट डिपेंड्स अपॉन आप कितना एनर्जी ट्रांसफर करोगे, डिपेंड करेगा उसकी इलास्टिसिटी और इनर्शियल प्रॉपर्टीज पे। आपको समझ में आया? ये था मैकेनिकल वेव की कहानी। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। हमारा एक्चुअली कहानी इसके ऊपर है। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है? इन चीजों को भाई साहब कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड एनी। ममा आई है, ममा ममा। ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव में कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है हमारी कहानी, लेकिन यहां से शुरू होती है। और इसमें एक वेव हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द ओनली नॉन मैकेनिकल वेव। इस वेव में किसी तरह का मीडियम नहीं है। तो सोचो, इसका एक एग्जांपल दीजिए। जैसे सनलाइट जो आपको आ रही है, सूरज की रोशनी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही तो कहते हैं ना। उसमें ये सब आ रहा है, गाड़ी, एक्स, यूवी, इन, माय, रेंज, गामा आ रहा है, एक्सरे आ रहा है, यूवी आ रहा है, इंफ्रारेड आ रहा है, माइक्रोवेव आ रहा है, रेडियो आ रहा है, और इस बीच में हमें क्या दिखता है? लाइट दिखता है। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे कोई मीडियम नहीं चाहिए। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि साउंड वेव्स इन स्पेस, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल बट लाइट कैन ट्रैवल। लाइट तो आ रही है, वैक्यूम से लाइट जा सकती है। तो पूरा कहानी शुरू होता है कि अगर उस मीडियम में कोई पार्टिकल नहीं है तो ये किसको टिकल विकल करके ये वेव हम तक आ रहा है? कहां से ये वेव आ रहा है? कौन इस वेव को प्रोपोगेट कर रहा है? ये अपना एनर्जी ट्रांसफर कैसे कर रहा है? और सबसे बड़ी बात है, ये वेव पैदा कैसे हो रहा है? सो ये सब कहानी जो है ना 1831 से भी पहले की बात है। लोगों को इस वक्त इस चीज के बारे में कुछ तो पता ही नहीं था। इससे पहले लोग क्या समझते थे पता है? पीपल यूज्ड टू थिंक हीट, फिर एक्सरे, फिर रेडियो, फिर माइक्रो, ये सब अलग अलग वेव लोग समझते थे। फिर लोगों ने देखा नहीं, ये सब तो अलग वेव नहीं, ये एक ही वेव है और ये ट्रैवल कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और सबसे काबिले तारीफ है कि इस वेव को किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए। अब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली होता क्या है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास दो ऑसिलेटिंग फील्ड्स हैं, 2 ऑसिलेटिंग फील्ड्स हैं। एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका बेसिक जरा समझो। एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अलग अलग एक्सिस में चलते हैं। मान लो इसको हमने जेड एक्सिस में दौड़ाया, इसको हमने एक्स एक्सिस में दौड़ाया, तो आपका जो ये ईएम वेव होगा ना, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ये ईएम वेव वाई एक्सिस से जाना शुरू करेगा। ये समझिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के बाद जो ईएम वेव बनेगा वो वाई एक्सिस से जाएगा। ये सारी बातें अभी आपको सुन के लग रहा है कि ये चीज कैसे होता है, थोड़ा सा दिखा के बताएंगे। चलो तुम्हें थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये चीज होता कैसे है, फिर इस इंट्रो पार्ट को खत्म करेंगे और आगे चलना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये वेव हमारा एक्चुअली जाएगा कैसे। देखते हैं, आओ। तो मान लो हमारे पास, ठीक है, मान लो हमारे पास ऐसे एक्सिस है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर समझ में नहीं आ रहा है बोलना तो फिर समझाएंगे आपको ईएम वेव होता कैसे। मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो जेड एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है। मान लो इसको हमने जेड एक्सिस दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस में वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव हमारा जाएगा किसमें, वेव वाई एक्सिस में जाएगा। इसको जरा देखते हैं कैसे होता है, ठीक है, आजा। सबसे पहले मैं बनाता हूं अपना जेड एक्सिस पे कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, ब्लू कलर से मैग्नेटिक वेव बनाता हूं। बना, समझ में आया? ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारे मैग्नेटिक वेव्स है। अच्छा जरा देखो तो मैग्नेटिक वेव्स कौन से एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है, सीधा ऊपर नीचे सीधा जा रहा है, समझ में आ रहा है? yes. ऊपर नीचे सीधा जा रहा है जेड एक्सिस में। अच्छा दूसरा वाला वेव कौन सा था, मैं ग्रीन यूज करूंगा। दूसरा वाला वेव है इलेक्ट्रिकल वेव जो कि एक्स एक्सिस में वाइब्रेट करना चाहिए। अब देखो ये है मेरा इलेक्ट्रिकल वेव, ये एक्स एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा जी। और ये पूरा प्रोपगेशन किस में जा रहा है, जेड एक्सिस में। इसको और थोड़ा समझाते हैं तो मैं हंसोगे। ये देखो मान लो ये एक मेरा हाथ एक एक्सिस है, ठीक है, और ये एक एक्सिस है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वेव वाइब्रेट कर रहा है, इसमें क्या वाइब्रेट कर रहा है, मैकेनिकल वेव वाइब्रेट कर रहा है, और मैं खुद ऐसे जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये ईएम वेव है, ये लेकिन अपनी दिशा में, ये अपनी दिशा में, और मैं खुद कैसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ये ईएम वेव है, इजीएस्ट वे में समझने के लिए। तो देखो हमारे ब्लू को देखो, ब्लू किस में वाइब्रेट कर रहा है, जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है। अगर आप ग्रीन को देखो, ग्रीन एक्स एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, और ये जो पूरा बटरफ्लाई पैटर्न हुआ ना वो वाई एक्सिस से जा रहा है, ये ईएम वेव है। इसको रिविजिट करेंगे अगले क्लास में। हमारी इंट्रो वाली कहानी यहीं पे खत्म हुई, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जेड में हमने किया था, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक ऑक्सीलेशन, ठीक है। और हमने एक्स में किसको ऑक्सीलेट किया था, एक्स में हमने इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन। अरे बच्चा समझ में आ रहा है अभी? और हमारे इस एक्सिस में क्या जा रहा है, इसमें ओवरऑल ईएम वेव जा रहा है हमारा, ऐसे ही आती है। और ये वो नॉन मैकेनिकल वेव है जो वैक्यूम से भी जा सकता है। सूरज की किरणों में आपको यही वेव मिल रही है, माइक्रोवेव हुआ जो हुआ वो सब यही है। इतना क्लियर हुआ? और ये है आपका प्रोपगेशन का भी डायरेक्शन, प्रोपगेशन आपका इस साइड में हो रहा है वाई एक्सिस में। शायद अब तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये बुक में ये कोई ये सब लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आगे वाले पार्ट में चलते हैं और टॉपिक नंबर 2 मिटाऊं इसको, ओके आइए अब टॉपिक नंबर 2 देखते हैं। अच्छा वो बताया नहीं तूने संडे का बेटा? अच्छा कंफर्मेशन अभी आया नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब भी तेरे को आए ना मेरे को खाली बता देना, हाँ। नंबर टू में ये कहानी अभी यहीं पे रख देते हैं। अब आगे और सारी कहानी में चलते हैं, और ये कहानी अभी हमारा होगा। आओ बात करते हैं अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड की। अगली कहानी हमारी आई इलेक्ट्रिकल फील्ड पे, ठीक है। तो अब बात आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड को पैदा कौन करता है। हमारे पास आंसर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को चार्ज पैदा करता है। हमने पढ़ा था कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज Q रख दो तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने इर्द गिर्द क्या है,
पॉजिटिव चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ऐसे रेडिएटिंग आउटवर्ड्स, ये पढ़ा था ना हमने, ठीक है ना। क्योंकि सवाल आता है ये जो आपने वाइब्रेशन वाला डायग्राम बनाया, ये वाइब्रेशन कौन करा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप एंड डाउन वेरी हो रहा है, ये कौन करा रहा है, ना कोई मीडियम है ना कुछ है, तो ये वेव आता कहां से है। तो इस स्टोरी को जानने के लिए पार्ट 2। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय चार्ज, इतना आप जानते हैं। आर यू फाइन विद दिस? ठीक है। साथ में बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कौन क्रिएट करता है। चलो आप ही आंसर देते रहो मेरे को। मैग्नेटिक फील्ड को कौन क्रिएट करता है? हु क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड? हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा है। सोचो, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? करंट कैरिंग वायर कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, आप ये जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए मैं तो कहूंगा दो चीज क्रिएट कर सकता है। एक, आप खुद एक मैग्नेट ही रख दो, या दूसरा आप क्या करो, आप एक करंट ले आओ। ठीक है। स्टोरी में बड़ा मजेदार चीज है। इसके बाद आपके पास स्टोरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट क्रिएट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को करंट भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या क्रिएट कर सकता है? सिर्फ चार्ज क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना। और बाकी हमें अभी पता नहीं, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि एक चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। इन दोनों चीजों को क्यों मैंने लिखा? क्योंकि अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो हमें इन दोनों, हमें ये हमारे दिमाग में एक्चुअली ये सारे सवाल क्यों आए? ये सवाल इसलिए आया कि जब हम वैक्यूम में हैं, ओके, वैक्यूम में हैं, तो हमारे पास क्या चार्ज है? नो चार्ज। एग्री करते हो? कोई पार्टिकल ही नहीं है वैक्यूम में, चार्ज कहां से रहेगा? और क्या है? क्या तुमने वहां पे कोई मैग्नेट रखा था क्या? नो मैग्नेट। फिर वो वेव का प्रोपगेशन कैसे हो रहा है? वहां तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वेरिंग। इसका आंसर ढूंढना है हमें। समझ में आया? अब इसके आंसर को ढूंढने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं, और उसी का आपका बुक में उसी का क्वेश्चन ज्यादा आता है, और वो टॉपिक है अबाउट अ करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यार देखो, जिंदगी कितनी तबाह हो रही है तुम्हारी। पहले तो तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन करंट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट, जिसको फिर आपने कहा कंडक्शन करंट। अभी आया एक डिस्प्लेसमेंट करंट, ये एक नई बला है। और इसको बारे में जिन्होंने सब कुछ बताया था वो थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अब देखो, ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, यहां से सब आ जाएगा। इन्होंने ये करंट के बारे में बहुत बताया था। इस करंट का हमारे चैप्टर के साथ क्या रिश्ता है, अभी बताने से नहीं समझोगे। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी साथ में रख दिए एक जगह पे, और ये सवाल जहां हम आके फंस गए कि अगर इसको चार्ज पैदा करता है और इसको मैग्नेट और करंट पैदा करता है, हम तो वैक्यूम में है, ना ये है ना ये है, तो ये दोनों आ कहां से रहा है? ये कहानी पे आके हम अटक गए। इसको भी हमने एक साइड पे रख दिया, और अब हम थोड़े से डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में समझेंगे। टोटली डिफरेंट स्टोरी, एंड यू माइट बी थिंकिंग कहां से कहां जा रहा है, बट ये कनेक्ट होगा। ठीक है, वो कुछ नेटफ्लिक्स की स्टोरी की जैसा है, ये कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा। अब ये कहानी को छोड़ देते हैं यहाँ पे, चले हम डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी पे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब मैक्सवेल को भी भूल जाओ। अब आपको लिए चलते हैं कुछ 1831 के आसपास, और यहां पे आज हम बात करेंगे अभी थोड़े से फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ, अब कहानी फिर फैराडे के पास चली गई है। बहुत सारे किरदार हैं इस स्टोरी में। ठीक है, आओ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको क्या कहता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स phi b linked with a coil or a conductor changes, then an induced EMF is generated in it, E equal to minus d phi by dt, such that ये E जो होगा ना, इस will be, इससे जो करंट पैदा होगा उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा कि वो वेरी कॉज को अपोज करेगा जिसके लिए वो पैदा हुआ है। ये तो हमें पता है। क्या संजीवनी बोर तो नहीं हो गई?
Recording in progress. हाँ संजीवनी हो। संजीवनी यू आर देयर? पता नहीं बीच में आप चले गए, आप कहां तक सुने मुझे नहीं पता। तो हम एक्चुअली see I don't know where you last heard me, so I said that Maxwell, did you hear about Maxwell जब मैं पढ़ा रहा था? What was the last thing that you listened from me? Anyway, it is getting. You just started talking Faraday's law लिखा था। नहीं Faraday's law लिखने से नहीं Faraday's law को लिखने से पहले मैंने आपको कहा था कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि टोटली हाँ। सो इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे जो मैक्सवेल ने दिया था। फिर हमने स्टोरी को रोक के हम आपको ले गए 1831 पे, और 1831 में हम हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जहां फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes with respect, or a conductor changes with respect to time, then a electric potential induced EMF is generated। ठीक है, और इससे जो करंट पैदा होगा, बेटा एक चीज जान के रखना, कि हमेशा जान के रखना, ये जो है ना ये कंडक्टर है। कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, मतलब पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और अगर कंडक्टर को हम कनेक्ट करके कॉइल बना दे तो क्या था, यहाँ पे हायर पोटेंशियल था, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल था, तो करंट दौड़ना शुरू कर जाता है, और इसी को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। समझ में आया? तो सो इफ यू हैव अ कॉइल, if we have a coil, then we say that if the magnetic flux linked with the coil changes with respect to time, and induced current is generated in the coil, and the direction of the induced current is such that it opposes the very cause that has produced it। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब इसी फैराडेज लॉ को आइए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको जानेंगे नहीं हमें अगला टॉपिक का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। मान लो हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर है। सर्कुलर कंडक्टर मतलब ये एक रिंग की तरह है, रिंग मतलब प्लेट है, वॉशर की तरह है। दिस इज लाइक ए वॉशर। समझ में आया? इट्स ए सर्कुलर प्लेट पूरा, मतलब ये कॉपर का प्लेट है, बट इट इज सर्कुलर। इस सर्कुलर प्लेट में हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। ये क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, तो हमने एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसा दिया, इंक्रीजिंग दिया। इस फील्ड को हम इंक्रीजिंग मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए समझो इस चीज को कि ये फील्ड इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, ये फील्ड इंक्रीज होना मतलब इस रिंग के आसपास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी वेरी कर रहा है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरिंग। If the magnetic flux is varying, there should be an induced current which is generated in this coil। मैंने EMF की बात क्यों नहीं की? क्योंकि ये coil है, ये joint है, और अगर ये joint रहेगा तो हम इसमें induced EMF नहीं, induced current की बात करते हैं। तो there is a induced current which has been created in it। अब बात आता है कि उस induced current का डायरेक्शन क्या रहेगा। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है, वो induced current क्या करेगा, that induced current will be such that it opposes this, but the very cause that has produced it। What is the cause? The cause was an increasing magnetic field। So how should the current be produced? The current will be produced in such a manner that this increasing magnetic field should get decreased। तो इसको डिक्रीज कैसे करोगे? ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको डिक्रीज कैसे करोगे? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो करंट बनेगा। तो बाहर की तरफ पैदा करने के लिए जरा आप वही राइट हैंड रूल लगा के देखिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा तो आपका करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, करंट विल बी फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये समझ में आया? द करंट दैट यू विल गेट इंड्यूस्ड विल बी फ्लोइंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे जो आई इंड्यूस्ड हमारा बनने वाला है, आई इंड्यूस्ड, इसका डायरेक्शन होगा काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर आया? ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये इंड्यूस करंट
पैदा कौन कर रहा है? व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस यहाँ। और एक कंडक्टर में चार्ज क्या होता है बेटा? एक कंडक्टर में चार्ज उसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इंड्यूस्ड करंट काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इस कॉपर प्लेट मान लो या जो भी एल्यूमिनियम प्लेट में, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? जी। Because the flow of electrons is just opposite. The flow of electrons is just opposite to the flow of the current. Because our current was flowing in counterclockwise direction, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज रहेगा। अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, व्हाट makes these electrons move? सोचो, ये इलेक्ट्रॉन को कौन मूव करा रहा है? आप एब्जॉर्व कर पा रहे हो स्टोरी को? हम कहां पे थे? हमने एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस कॉइल में करंट पैदा हो गया। वो करंट कैसा है? वो अपोज करता है उसी कारण को जिसके लिए वो पैदा हुआ। कारण था इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? ऐसा एक डायरेक्शन पकड़ लेगा ताकि ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बने जिससे ये बी की वैल्यू कम हो। तो बी अंदर की तरफ जा रही थी, ये ऐसा एक डायरेक्शन पकड़ेगा कि बाहर की तरफ एक बी आएगी। तो बाहर की तरफ अगर बी आए तो राइट हैंड रूल में हम देखते हैं करंट शुड बी गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्लॉकवाइज मूव करने चाहिए। अब मेरा सवाल आपको है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं इन्हें कौन मूव करा रहा है? ये मूव क्यों हुए? Who caused them to move? बहुत सारे बच्चे यहां बोलेंगे। आप सोचो ना, what caused the electrons to move? The electrons started to move. You said that an induced current got produced as a result of which the electrons started to move. Why did the electron move करने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए ना? वो किसने दिया होगा? अब प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोरी। we have a small ring which is a copper ring, और उसको हमने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया इस तरह से कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा करते इसका फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, तो एक इंड्यूस करंट पैदा हो गया। वो इंड्यूस करंट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। माय क्वेश्चन इज, बिफोर द करंट वाज प्रोड्यूस्ड these electrons were all stationary. When the current started to form, current तो form नहीं होता है, the electrons must have moved, which actually tells you that there is a current. My question is, what made the electron move? वही सवाल है मेरा। इलेक्ट्रॉन को किसने मूव करवाया? तो जब हम और मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे थे उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो तो देखो एक चीज यहाँ पे गड़बड़ी है आपका सोच। देखो मैग्नेटिक फील्ड बी कैनॉट एग्जर्ट, बहुतों को लगेगा सर इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ ना। बी कैनॉट एग्जर्ट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन होता है व्हाई ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। व्हाई? देखो मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए अगर आपके पास कोई फोर्स आता है ना, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। Q का मतलब होता है द चार्ज, V इज नोन एज द वेलोसिटी, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते रहना चाहिए तो ही मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट अ फोर्स। सिंस योर इलेक्ट्रॉन वाज स्टेशनरी, मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट क्रिएट अ फोर्स। देखो QVB sin थीटा में अगर आप V को 0 कर दोगे तो आपका ये F पूरा 0 हो जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड did not cause the electrons to move. Then the question is कि what caused the electron to move? इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअली किसने मूव करवाया? इसका आंसर आता है that the varying
magnetic field which is nothing but the varying magnetic flux, caused a electric field to be set up, and the electric field caused the electron to move. Can an electric field cause a charge to move? Obviously, it can cause a charge to move. अब आपको और थोड़ा मजा आएगा। आप देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है, फ्लक्स वेरी हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिड नॉट मूव द इलेक्ट्रॉन. Magnetic field actually created a varying magnetic flux which actually caused the electrical field to be set up, and the electrical field caused the electron to move. जरा अभी यहाँ पे देखो, मेरा सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा सेटअप हुआ होगा, तो आप सोचो अगर हम what is the direction of an electric field? The direction of an electric field is given by the direction in which a positive charge moves, but this is a negative charge. The negative charge देख के अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जान सकते हैं. Yes, electric field will be just on this direction, opposite to the direction of the movement of electron, because electron is a negative entity, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए उल्टा घूमना शुरू करेगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेटअप किया. एक्चुअली आप सोचोगे बहुत हाई फंडा कुछ पढ़ा दिया. नहीं, ये हाई फंडा नहीं है, ये बेसिकली फैराडेज लॉ है. फैराडेज लॉ को आप जो पढ़ते हो ना, ई डी फाई बाई डी टी, ये एक्चुअली फैराडेज लॉ का बड़ा ही स्मूथ वर्जन आपको दिखाया गया है. एक्चुअल फैराडेज लॉ को अगर आप देखोगे तो एक्चुअल फैराडेज लॉ कहता है, एक्चुअल फैराडेज लॉ अगर आप इंटरनेट वगैरह में ढूंढोगे तो एक्चुअल फैराडेज लॉ का इंटरप्रिटेशन है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम causes a इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी सेट अप. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ही ये आता है. आपने क्या पढ़ा था? आप पढ़ते हो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil or a conductor changes with respect to time, an induced EMF or an induced current is set up in it. Actual Faraday's law is if the magnetic field linked with a coil or a conductor changes with respect to time, then an electric field is set up in this conductor. And this electric field finally gives you what is known as your this particular voltage. अगर आप इसको और डिटेल में भी जानना चाहोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज को हम कैसे लाते हैं, यही तो रिलेशन था E डॉट dl. इसको अगर dl dl करके लेंगे E डॉट dl, ठीक है, E डॉट dl हमारा होता है इज इक्वल टू नेगेटिव d phi b by dt, जो कि आपका होता है EMF. आप सोच के देखो what is EMF? EMF is nothing but the line integral of E dot dl. E dot dl, E dot dl का लाइन इंटीग्रल ही आपका EMF होता है. तो यहां से हमें एक चीज पता चला कि जो फैराडेज लॉ को हम ऐसे देखते हैं ना, EMF इक्वल टू d phi by dt, this EMF is actually a byproduct of that particular electric field. Originally, if you want to study Faraday's law states that if the magnetic field linked with a coil or a conductor changes with respect to time, then it creates an electric field also in the conductor, and this electric field gives rise to this EMF. ये चीज समझ में आया? Yes. अब हमने सिर्फ इस वाले खंड में अब तक क्या देखा? फैराडेज लॉ को दोबारा एक वे में देखा. तो फैराडेज लॉ, तो अभी अगर आपको पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन कौन मूव कराया, ये मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है q v b sin थीटा. अगर v 0 है तो फोर्स 0. तो इसको किसने मूव कराया? इसको मूव कराया एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने. और इसी स्टडी को फैराडे ने अपने लॉ में दिया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम causes the electric field to be set up, and line integral of E dot dl equal to negative d phi by dt, which is equal to E. क्या इतना आपको समझ में आया? Yes. अगर इतना आपको समझ में आया है, then this section of the story also closes out here, and now we move to
द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये हमने अभी तक 1831 यानी कि ये थर्ड सेक्शन था हमारा, लिखना भूल गया, ये थर्ड सेक्शन था। अब फोर्थ सेक्शन ऑफ द स्टोरी में चलते हैं। जितना टाइम देगा करते हैं। आइए फोर्थ सेक्शन, मिटाओ इसको। अच्छा याद रखिएगा चैप्टर का नाम लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और आपको एक चीज खनक रही है कि जिस मीडियम में किसी तरह का मैग्नेट और चार्ज नहीं है, उस मीडियम में आखिरकार ये वेव चल कैसे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कैसे हो रहा है। इसको जानने के लिए आपने एक बार फिर से किसको देखा, आपने फैराडेज लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और अब तक आपके हाथ में एक स्टोरी आ गई है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा हूं फिर से सुनो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी वेरी करने की काबिलियत है तो आप उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लोगे। समझ में आया? इसके बाद आता है थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां इंसान की दिमाग बात करनी शुरू करती है सिमेट्री, सिमेट्री एंड रिवर्स एनालॉजी। देखो, सिमेट्री एंड रिवर्स एनालॉजी का मतलब है फिजिक्स में अगर कोई चीज इससे ये बनता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, इससे अगर ये बनता है तो फिजिक्स में इससे ये बनना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो बात अलग है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मान लो आप मेरे सामने हो, तो मेरी बातें साउंड एनर्जी होके कहां पे खो गई, एटमॉस्फेयर पे खो गई। मेरा बात, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये चली गई एटमॉस्फेयर पे। आइदर दो साउंड एनर्जी, मैं जो बात कर रहा हूं वो बातें साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होके, या तो दो बातें हैव बिकम हीट वीट, कुछ होके चली गई। मैं आपको कहता हूं मेरी बातों को वापस सुनाओ मुझे। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। आज शायद पॉसिबल नहीं है, कल हो सकता है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको टाइम ट्रेवल करा के 1600 या 1500 शताब्दी में आपको कोई मुगल सल्तनत के कोर्ट में ले जाए, और आप देखोगे जब जब अकबर मायूस होता है तानसेन को बुला लेता है, तो आपने एक आइडिया दिया, जहां पर ना तानसेन सो रहे हैं, आप एक काम करो ना, इनके जो जो पसंद है उसका एक MP3 बना के रख लो, जितना बार सुनना है सुन लेना। अकबर ने सजा दी कि आपका गला काट दिया जाए, जहां बना के साथ गुस्ताखी कर रहे हो, क्योंकि अकबर को इल्म नहीं है। लेकिन आप उस जनरेशन से गए हो जहां ये दिस इज वेरी, किशोर कुमार आज नहीं है, हम उनके गाने सुनते हैं, है ना, वी आर एबल टू डू दैट। तो ये कहानी, इस पार्ट का कहानी है सिमेट्री एंड सेटअप। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अब तक मुझे पता है कि अगर एक वेरी मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मान लो एक d∅dt, ठीक है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड जैसे B, ये अगर वेरी कर रहा है, वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो बेसिकली इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिंग विथ रिस्पेक्ट। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स इज बेसिकली B.A, जिस जगह से वेरी कर रहा है उस जगह का एरिया के साथ। अगर ये वेरी करने पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है, अब आपका दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है, कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को वेरी करूं, वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है? तुमने मजा नहीं लिया अगर, तो तुम्हें बाय नाउ यू शुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स कैसा है? फैराडे ने ये पार्ट दिया आपको कि ये दिस इज नोन टू पीपल। ये पार्ट आपको किसने दिया? ये पार्ट आपको फैराडे ने दे दिया है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा। और आप ग्रेड 12 में इसको आगे क्या पढ़ते हो? इसको आगे पढ़ते हो इंड्यूस्ड EMF या फिर इंड्यूस करंट, ये आप पढ़ते हो इंड्यूस करंट। लेकिन लोगों को तब सोच आया रिवर्स एनालॉजी का, अगर हम इसको वेरी करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हमें ये मिल सकता है? और फिजिक्स में सिमेट्री बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। और आपको जान के ताज्जुब हो जाएगा
कि इसका आंसर आया था यस, और इस यस को बोलने वाले कोई और नहीं थे, वो थे मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इस टाइम पे जब ये बना था तब इनकी पैदाइशी हुई थी। जेम्स मैक्सवेल डिड नॉट लिव अ लॉन्ग लाइफ, बट व्हेन इन 1831 एरिया में ये सब हुआ था तब इनका जन्म टाइप हुआ था, और इन्होंने बोला कि ये चीज तो पॉसिबल है। इससे शुरू होता है हमारा अगला पार्ट, मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे मैक्सवेल ने बताया कि इसको वेरी करने से ये आता है। अब आप कहानी को जोड़ने की कोशिश करो। हमने आपको कहा था कि एक ऐसा वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता है। हमारा सवाल एक ही था कि अगर देयर इज नो पार्टिकल इन द मीडियम, हु इज एक्चुअली हेल्पिंग देम टू चेंज, मतलब ये जो वाइब्रेशन प्रोपगेशन को कौन हेल्प कर रहा है। अगर ये आंसर आ गया ना तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुआ, वो वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा। एक बार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ और उसको वेरी हो गया, a varying magnetic field will give you a varying electric field, a varying electric field will give you a varying magnetic field, again a varying magnetic field gives you chicken and egg story। आपको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रोपगेट हो गए। समझ में आ रहा है? आप एक बच्चे को गुदगुदी देते हो और गुदगुदी देते ही वो बच्चा हा हा करके हंसता है, और हंसते ही हम कहते हैं गुदगुदी से हंसी आती है। अब हम उल्टा चीज देख रहे हैं, क्या हंसी से गुदगुदी आ सकती है? अगर वो आ गया तो एक बार अगर आपने गुदगुदी दे दिया ना तो हो गया, ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जैसे आपने गुदगुदी दी है, वो हंस दिया, वो हंसा तो वो फिर गुदगुदी देगा, गुदगुदी लगा तो फिर हंसेगा, हंसा तो फिर गुदगुदी देगा, टक 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 टक, और कोई चीज चाहिए, एंड इट विल गो फॉरएवर। लेकिन वो फॉरएवर अभी कहानी वहां पे, इसलिए इतना पार्ट्स में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। हालांकि क्वेश्चन आएगा डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, उससे क्या सीख लिया? वो डिस्प्लेसमेंट करंट आता कहां से है, उसको मैक्सवेल ने कहां से दिया, उसको अब जानेंगे। अब हम आ गए हैं उस पोजीशन पे जहां हम मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड यस्टरडे। कल हमने पार्ट जितना तक पढ़ा था, वी जस्ट स्टॉप्ड एट द पोर्शन वेयर वी एक्चुअली फैराडेज लॉ के पार्ट को देखा था, ठीक है। सो वी सेड फैराडेज लॉ पार्ट में हमें क्या क्या कंक्लूजन अभी मिला था। कंक्लूजन था दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने फैराडेज लॉ तक देखा था कल, ठीक है। और फिर हमने एक सवाल पूछा था एंड वी स्टॉप्ड एट दिस पोर्शन व्हिच वाज नोन एज द रिवर्स एनालॉजी। रिवर्स एनालॉजी, और जिसे हम सिमेट्री भी कह सकते हैं। और सिमेट्री से हमने सवाल पूछा था, कैन अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सवाल आ रहा है, ठीक है। ये तो फैराडेज लॉ से आ गया था। फैराडेज लॉ क्या कहता था? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स और द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद अ कंडक्टर, देन ईएमएफ, कॉइल होने से इंड्यूस करंट। बेसिकली वो इंड्यूस करंट कुछ नहीं, उस इंड्यूस करंट को हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स को कौन घुमा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाता है। इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड नहीं घुमाता, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फैराडेज लॉ का जो ओरिजिनल चीज है दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये सवाल आ गया कि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं क्या? और मैंने यहाँ पे कल रोका था, इसका बड़ा सा आंसर आया था यस, और ये काम करके दिखाया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। यहां से स्टोरी शुरू होती है आपके लिए, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, इस स्टोरी को जानने के लिए आइए अब हम देखते हैं मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट को। मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट चैप्टर लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और हम पढ़ने जा रहे थे एक चीज को जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। वहां से हम काफी दूर चले आए हैं अभी, और हम अभी कहां पे आ गए हैं? हमारा एक ही सवाल था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड and varying magnetic field mutually perpendicular and wave propagates in another perpendicular direction. But the question is, आप कहते हो ये वैक्यूम से आता है, वैक्यूम में
ये किसको कैसे ये डिस्टरबेंस प्रोपोगेट करता है, ना चार्ज है ना पार्टिकल है ना कुछ है, क्योंकि हमारे दिमाग में बच्चा अभी तक सिर्फ मैकेनिकल वेव है, मतलब साउंड वेव, अगर कोई पार्टिकल रहेगा तो ही वेव जा सकता है। ये पहली बार हम देख रहे हैं वैक्यूम से जाता है। इन सबको आंसर करने के लिए हमने फैराडेज लॉ को विजिट किया और एक डिस्प्लेसमेंट करंट को विजिट करेंगे। उसको समझने के लिए मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट को पहले देखते हैं। आइए, मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, अगर आप मन लगाओगे एकदम समझ में आएगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया, ठीक है, सर्कुलर भी हो सकता है। पैरेलल प्लेट मतलब दो डिस्क लिए गए और इनसे एक कैपेसिटर बनाया गया। तो कैपेसिटर कैसा होता है बेटा, कैपेसिटर में हमने यहाँ से और यहाँ पे हमने एक मार दिया, इसको एक वोल्टेज सोर्स से हमने चार्ज दे दिया और मान लो यहाँ पे हमने एक की बनाया है, ठीक है ना, एक की बनाया है, ठीक है। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब देखो, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे ही मैं की को ऑन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, एक करंट यहां से दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, एक करंट ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है। यहां से इसको समझते हैं, इसको समझने से ही हम मैक्सवेल के इसको, क्योंकि मैक्सवेल ये कह रहा है कि a changing electric field can give rise to magnetic field. Very nice observations you'll get. ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है। तो इस कैपेसिटर के चार्जिंग को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तरह का समझना क्या होता है, हम ये समझ सकते हैं कि यहां से चार्जेस आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। dq चार्ज कैसा हो रहा है, dq चार्ज फ्लो कर रहा है। मान लो यही dq चार्ज यहाँ पे आया, नेगेटिव के साइड पे अट्रैक्ट हुआ और पॉजिटिव से मान लो dq चार्जेस हटते गए और यहां से dq चार्जेस हटते गए और यहां से dq चार्जेस इस तरफ गए। इसी से हम क्या कहते हैं कि एक तरह का एक करंट I सेटअप हो गया है। जैसे मान लो एक करंट I सेटअप हो गया है इस चीज पे। अगर dq की एनालॉजी से नहीं समझोगे और इसको और इजी समझना है तो आप समझो दीज आर मेटालिक कैपेसिटर, तो इसमें चार्ज क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो जरा इलेक्ट्रॉन की भाषा में देखते हैं। ये नेगेटिव पोल है, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होगा, इस साइड रिपेल होएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन हमारी इस साइड जानी शुरू की, इस साइड जानी शुरू करी, इलेक्ट्रॉन इस साइड जानी शुरू करी, इलेक्ट्रॉन इस साइड जानी शुरू करी और ये इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खींचना बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया, आपको नहीं लगता है कि ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा? डू यू एग्री? Yes. ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। और अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। और एक करंट सेटअप हो गया है हमारे यहाँ पे। क्या ये चीज आपको समझ में आया? So we are showing that the capacitor is getting charged. This is the direction of flow of current. So you can either assume that some charges are flowing in this thing, or you can assume that electrons are getting extracted out, making it positively charged, and getting deposited here, making it negatively charged. इतना चीज समझ में आया? तो यहां से एक चीज हमें क्या समझ में आया, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टेक्स प्लेस, ठीक है ना। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ऐसे आप समझते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैपेसिटर की चार्जिंग हमारी शुरू हो गई। कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो गई तो हम ये भी बोलेंगे कि एक करंट भी फ्लो कर रहा है और करंट का फ्लो क्या होता है, एक I होगा जो कि dq by dt। टाइम पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्जेस आर फ्लोइंग और एक करंट आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब संजीवनी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। देखो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे ये जगह को थोड़ा फ्री करता हूं, हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया। अब हम दो पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, देखो कहाँ पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को x बोलते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरे डिस्कशन का, इसको x बोलते हैं। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या x पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? हमारा रूल क्या था, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्या इस वायर में करंट दौड़ रहा है? बिल्कुल दौड़ रहा है। अगर इस वायर में करंट दौड़ रहा है तो क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? हाँ। तो क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वैसे ही राइट हैंड थंब रूल दिखा के, डायरेक्शन की जरूरत नहीं, मान लो यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हम कहेंगे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे।
तो इसको प्रमाण करने के लिए हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉम्पास रखा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉम्पास डिफ्लेक्ट भी करता है, मतलब ये आपको क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ बता रहा है, प्लस ये आपको इंटेंसिटी भी बताता है। क्या इतना बात आप एग्री करते हैं? एक्स पॉइंट पे देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज देयर इज अ करंट कैरिंग वायर आउट हियर। ठीक है, सो वी से हम यहाँ पे थर्ड पे मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एट एक्स। अब सवाल आता है इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू फाइंड द, इसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की, व्हाट इज द इंटेंसिटी। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता, what is the magnetic field at a point on a current carrying in the vicinity of a current carrying conductor। याद करो मैग्नेटिज्म चैप्टर में पहला थ्योरम यही पढ़ा था, बायट-सावर्ट लॉ। ठीक है, बायट-सावर्ट लॉ, जिसमें हम कहते थे dB को कैलकुलेट करते थे ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट dl। बट ये बायट-सावर्ट लॉ एप्लीकेबल होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स के लिए, आपका ये कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है। There is another law which helps you find magnetic field due to a current carrying wire. Do you remember? एक और law है and that is very important in your chapter. Magnetism में हमने पढ़ा था। There is one more law और उस law को हम कहते हैं Ampere's circuital law। ठीक है, इस law को हम कहते हैं Ampere's circuital law। हम इसको यूज करेंगे। एम्पियर्स सर्किटल लॉ में हम क्या कहते थे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ होता था क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl, मतलब B जैसे गॉस लॉ था वैसे ही एम्पियर्स लॉ, B डॉट dl should be equal to mu naught times the current that is flowing through the loop। तो हम क्या करते थे, एक इमेजिनरी लूप लेते थे और उस लूप में अगर आपको निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लूप लिया, dl को इंटीग्रेट करते थे, लाइन इंटीग्रल होता था, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। इट्स नॉट अ सरफेस, इट्स अ लाइन इंटीग्रल 2 पाई r। और यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इज माय इमेजिनरी लूप एंड द लूप शुड बी सच दैट उसका dl को अगर हम ले लेंगे तो व्हाटएवर डिस्टेंस में हम कैलकुलेट करना चाहें वहां हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द करंट। देयर शुड बी अ करंट दैट शुड बी एनक्लोज्ड बाय द लूप। यहाँ पे वो करंट है और इसको प्रूव करने के लिए बेटा हमारे पास ये मैग्नेटिक कॉम्पास भी है जो कि डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब करंट के डायरेक्शन को भी दिखा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है, प्लस इंटेंसिटी। इज दिस मच अंडरस्टूड? राइट, सो यहां तक बात ठीक है। ओके, करने क्या जा रहे हो उसको हमेशा याद रखो, ये प्रूव करने जा रहे हो कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स यू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक और पॉइंट लिया यहां y, एक पॉइंट यहां लिया दोनों प्लेट के बीच में। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप खुद ही सोचो, क्या y पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यू आर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे एक लूप बनाओ और उस लूप के अंदर जो करंट जा रहा है उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यहां के बारे में आपका क्या कहना है? यहां से कोई करंट जा नहीं रहा है, तो क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड है एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ? नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब यहाँ पे कॉम्पास रखा गया, ये कॉम्पास हाँ सेम डिफ्लेक्शन पे है, सेम डिफ्लेक्शन पे है और सेम इंटेंसिटी पे है। यही तो स्टोरी खत्म हो गई, पर यही स्टोरी अभी देखो एम्पियर की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है, एम्पियर्स लॉ का रेक्टिफिकेशन होने वाला है अभी। ये बड़ा ताज्जुब सा चीज है कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड तो दिखा रहा है। अब सवाल आता है कि अब तक लोगों के बारे में नोशन क्या था लोगों का, अब यहां से ध्यान दो, अब तक लोगों का नोशन था कि मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय अ करंट। देखो दो चीज की बात है यहाँ पे, एक होता है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड,
एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज के बारे में कंफ्यूज मत होना। इफ मेरे पास एक वायर है, इसमें अगर मैं करंट पास करूं तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? जी। और अगर इसी करंट को आप मान लो ये डीसी करंट आपने दिया, आपने डायरेक्ट करंट दिया है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा, बट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ देखो देखो एक बार देखो, एक वायर लिया, इसमें हमने करंट पास किया, तो क्या इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होएगी? होएगी। अगर ये करंट स्टेडी है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेडी है। अगर ये करंट पल्सेटिंग है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी पल्सेटिंग है, जिसको हम कहते हैं चेंजिंग। अभी चेंज की बात छोड़ दो, अभी तो हम चेंज पे जा ही नहीं रहे हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे करंट जा रहा था, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिला। इस पॉइंट पे करंट जा ही नहीं रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिला। बात सुनो, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिला। अब सवाल आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हुआ? ना कोई करंट है, क्योंकि अब तक तुम्हारे पास एक ही रूल है, मैग्नेटिक फील्ड पता करने का तुम्हारा रूल है B डॉट dl शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। तो अगर आप इसको y पोजीशन पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो I की वैल्यू तो जीरो है भाई साहब, तो ये तो जीरो होना चाहिए। मैग्नेटिक dl तो जीरो नहीं होगा, जो भी लूप लगाओगे dl की वैल्यू जीरो नहीं होती है, यानी कि B जीरो है, पर B तो जीरो आया नहीं, यानी कि हमारे साथ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, नीडल डिफ्लेक्स। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी क्या है देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। सबसे पहले सुनो, यहां ध्यान दो। अभी जैसे ही मैंने इसको चार्ज करने की कोशिश की, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठीक है, अब इस चीज को दोबारा देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ऑन करते करते कैसा हो रहा है, ऑन करते ही एक नेगेटिव यहां पैदा हुआ, एक पॉजिटिव यहां पैदा हुआ, एक और नेगेटिव पैदा हुआ, एक और पॉजिटिव, एक और नेगेटिव, एक और पॉजिटिव, एक और नेगेटिव, एक और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तुम्हें नहीं लग रहा है चार्ज ग्रेजुअली बिल्डअप होता जा रहा है दोनों प्लेट पे? और अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तुम्हें नहीं लगता इसकी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है? 100%। अब सवाल आता है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? मैं कहूंगा कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? मेरी कहानी को दोबारा देखो, मेरी कहानी को दोबारा देखो। एक चार्ज, एक चार्ज, फिर जितना देर करंट बढ़ा के रख रहा हूं, चार्ज बढ़ते जा रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता जा रहा है। अगर तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी वेरी हो रहा है, वेरिंग हो रहा है, यानी कि ग्रो हो रहा है, जो भी करो, राइट। अब पूरे स्टोरी को देखो, अगर यहाँ पे ये चीज चार्जेस आगे पीछे हो रहा है, तो मैं ये करंट को क्या बोलूंगा? ये करंट मेरा, ये करंट भी वेरिंग करंट होना शुरू हो गया है। वेरिंग करंट एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है, ये तो मैं समझ में आता है, B डॉट dl। लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, इसका तो और कोई सत्य नहीं है। हम किसको ढूंढने निकले थे? हम निकले थे, क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बना, और कोई और रीजन नहीं है। रीजन इज द ओनली थिंग कि हाँ, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी देता है। सुनो, ऐसा हमने, उन्होंने, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय मैक्सवेल। तो मैक्सवेल को यही प्रूव करना था कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो यहाँ पे उन्हें क्या मिला? यहाँ पे उन्हें मैग्नेटिक फील्ड तो, सॉरी, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो मिला। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से मिल रहा है? कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। ही इज गेटिंग अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिविंग राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और इससे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मैग्नेटिक फील्ड देगा? ये भी ऑटोमेटिकली वेरिंग ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये कांस्टेंट रह जाएगा, ये भी वेरिंग होगा, क्योंकि हमने देखा है कांस्टेंट करंट से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग करंट से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह वेरिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सो मैक्सवेल पुट दिस थ्योरी अप। अब लाइफ उतना आसान नहीं है। मैक्सवेल ने ये बात जैसे ही दी ना, उनके इस बात को इतनी इजी से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं पता है? क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना है कि एट दैट टाइम
व्हाट वाज द प्रिवेलिंग नोशन, क्योंकि सब लोग तो एम्पियर को ही हीरो मान के चल रहे हैं कि एम्पियर का लॉ ही काम करता है। और एम्पियर का लॉ अगर आप देखो तो एम्पियर का लॉ ये कहता है B डॉट dl, सुनो कहानी, इज म्यू नॉट आई। मतलब एम्पियर ये कहता है अगर आपके पास आई नहीं है आप B के बारे में ख्वाब भी नहीं देख सकते हो। नो पुदीना नो बिरयानी, सिंपल, उसने यही कहा है। अगर आपके पास आई नहीं है तो आप बी नहीं देख सकते। और यहाँ ये भाई साहब सडनली कहना चाहते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, लेकिन वहां तब का प्रिवेलिंग नोशन क्या था कि बी कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय करंट। लोगों ने कहा करंट तो होना पड़ेगा, पर लोगों को उस आदमी ने दिखाया कि देखिए ना मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पास रख के तो दिख रहा है। स्टोरी है बहुत सुंदर, पर लोग फिर भी मान नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं हाँ करंट तो देख लिया, आपका एक्सप्लेनेशन दीजिए इसका। See, in those days when theories have to be established, you have to give a sound explanation. Explanation ये दे रहा है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, लोग कहते हैं नहीं होता नहीं है। जैसे आज देखो ना इंसान ना कैसा रहता है, एक्सप्लेनेशन का बड़ा काबू रहता है। जैसे क्या होता है, छोटे बच्चे को या किसी को आप कोई चीज नहीं करने बोलते हो ना, तो आप बोल देते हो बेटा वहां मत जाना उस रूम में, बच्चा बार बार जा रहा है आपकी बातों को डिस्टर्ब कर रहा है, आप कहते हो उस रूम में मत जाना, उस रूम में ना भय है, भय, ऐसे कुछ बोल देते हो, भय है। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड डार्क रूम है, जाना नहीं चाहिए। तो लेकिन ऐसे बोलने से तो बच्चा मान जाता है, शैतान बच्चा है तो फिर भी रूम खोल के जाएगा। अब आप वहां पे ऐसा सेटिंग करके रखो ना, जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलता है भौ करके कुछ आवाज हो जाता है, वो डर जाता है और दोबारा वहां नहीं जाता है। समझ में आया? जैसे बचपन में लोग कहते थे ना गर्म है ये चाय मत पियो बेटा मत पियो, लेकिन बेटे को बड़ी दिलासा है, बेटा थोड़ी समझता है, तो एक दिन गर्म चाय पिला दो, एक बार जीभ जल गया ना उसके बाद वो सो अभी हमारा जो साइंटिफिक समाज है ना उसको भी हम बोल रहे हैं कि गर्म चाय है, तो वो कहता है पिया नहीं है ना, तो वो विश्वास नहीं कर रहा है। तो they are still saying that B can be produced only by current because Maxwell has said that B can be produced only by current, and in those days whatever was happening they were obeying this law. This person suddenly says that yes, B can be produced by current but B can also be produced by changing electric field. People are saying हाँ देख तो लिया पर इसका एक्सप्लेनेशन रेडी करके आइए और फिर आप हमें क्या कीजिएगा इसके बारे में यू प्रेजेंट योर पेपर। समझ में आया अब तक? सो राइट नाउ द हंट फॉर विच मैक्सवेल वाज कमिंग, मैक्सवेल का हंट था can a changing electric field produce a magnetic field? Maxwell is satisfied, yes it can be done, but the society of scientists and the society of learned people have yet not got what is known as a solid explanation to that. But that doesn't make sense. हाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन उसका आप थ्योरी भी तो आप थ्योरी अगर हो रहा है तो यू एस्टैब्लिश द थ्योरी, मैथमेटिकल मॉडल दिखाइए, सब दिखाइए। बात तो करेक्ट है आपका, लेकिन एक मैथमेटिकल मॉडल इसमें तो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, इसका मैथमेटिकल मॉडल है ना, और इस पे काम हो रहा था। तो अगर आज आपने इंटरेस्ट लिया है इस टॉपिक में, चलिए अभी और आगे देखते हैं। अब मैक्सवेल को लग गया कि तुमको तो सिर्फ किसकी भाषा समझ में आती है, करंट की भाषा, लो ऐसी भाषा दूंगा तुम्हें करंट की कि तुम्हारे लॉ की ही हम बजा देंगे धज्जियां। ठीक है, तो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ डजंट होल्ड ट्रू नहीं, एम्पियर्स दिस फेलो विल नाउ प्रूव कि आपका लॉ आधा है, आपका लॉ में और भी कुछ चीज ऐड, जो आप अपनी लॉ की इतनी डींगे मार रहे हो ना और दुनिया आपकी लॉ मानती है, मैं आप ही के लॉ को अभी कर दूंगा और बाद में इस हाँ लॉ गलत नहीं है, हाँ समवन डिस्कवर समथिंग एब्सोल्युटली, जैसे आप सी व्हेन J.J. Thomson said his plum and pudding model, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके नोबेल प्राइज मिल गया, तो रदरफोर्ड ने आके कहा कोई प्लम हाँ कोई प्लम एंड पुडिंग नहीं है, इट्स अ प्लैनेटरी मॉडल। रदरफोर्ड को भी मिल गया नोबेल प्राइज,
फिर आके बोर ने कहा कोई प्लानिटरी मॉडल नहीं है, इसमें तो कुछ और ही होता है, बोर को श्रोडिंगर ने प्रूव किया। तो ऐसी तो होती है, चलो आप देखते हैं, ठीक है, बी कैन नॉलेज। तो यहां से मैक्सवेल ने क्या किया, यहां से शुरू हुआ समथिंग कॉल्ड आइडिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। एक नया शब्द उसने ढूंढा, क्योंकि दुनिया करंट के बिना एक्सेप्टेंस नहीं ले रही है। दुनिया को यही दिमाग में घुसा हुआ है, अगर कोई बी पैदा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ करंट के लिए आता है। तो मैक्सवेल ने सोचा कि इसको तो मतलब वही है, सांभर वाला खिला रहा है, लेकिन लड़का यूएस से आया है, बच्चा खा नहीं रहा है, बच्चे के बोला डोनट खा लो, तो अभी डोनट करके खिलाएगा इसको, और खाने के बाद स्वाद मिल गया है, बोले इट्स वेरी टेस्टी, नाम नहीं पता ना उसको, तो नाम डोनट दे रहा है। तो इसने अपना नाम सोचा, एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट कि इससे ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो तो समझ में आ गया। तो मैक्सवेल ने कहा यहां पे कि नॉट ओनली डज, और डज तो लिखना ठीक नहीं हो गया, नॉट ओनली करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बट अ वेरिंग का मतलब है टाइम वेरिंग, अ वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड also produces a magnetic field। समझ में आया? A varying electrical field also produces a magnetic field। तो मैक्सवेल ने यहां पे ये बोला कि देखो, अगर यहां अब वापस इस डायग्राम पे आते हैं, y पोजीशन पे, और ये यहां पे ध्यान दे दीजिए, अभी यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग आएगा आपको। ये E वेरी कर रहा है, तो ये E ग्रो कर रहा है। जब हम चार्जिंग करते हैं कैपेसिटर को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रहा है, क्योंकि more and more the capacitor is getting charged। इतना समझ में आया बेटा? The capacitor is getting charged। धीरे धीरे कैपेसिटर की चार्ज बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। Do you agree? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम मान लो फाई ई बोलते हैं, वो भी ग्रो कर रहा है, इन अदर वे वेरी कर रहा है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने, अरे फ्लक्स क्या चीज होता है? फ्लक्स तो होता है सिंपल ई डॉट ए इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, फाई ई। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो भी एरिया होगा, इस एरिया के साथ अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो ये फ्लक्स भी ग्रो कर रहा है। सिंपल सा बात है, फ्लक्स इज नथिंग बट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रोज अप, द फ्लक्स आल्सो ग्रोज अप। ओके, सो ही सेज, मैक्सवेल ने कहा कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ग्रो कर रहा है। स्लोली ही विल बी शिफ्टिंग योर नॉलेज नाउ फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो कैन वी नाउ से समथिंग एज पर मैक्सवेल्स रीजनिंग ओनली, दैट अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिविंग राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहां जरा देखो और इस चीज को समझो, अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिविंग राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैक्सवेल की कहानी है। अभी लोगों ने इसको लेकिन माना नहीं है, लोगों को तो यहाँ पे करंट चाहिए। तो मैक्सवेल ने कहा, अपने आप को पहले ये संतुष्ट किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रहा है, फ्लक्स भी ग्रो कर रहा है। और ये वेरिंग फ्लक्स के लिए ही हमें ये फ्लक्स को क्यों लाया पता है? बिकॉज यू जस्ट गो बैक टू फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है? That the electric current gets created due to change in magnetic flux। समझ में आ रहा है? It's something like electric current gets created due to change in magnetic flux। You are trying to do the opposite, so it is better you also try to say a change in electric flux gives rise to a magnetic field rather than change in electric field। फ्लक्स की बात हो जाएगी दोनों साइड में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? तो उस बात को देखते हैं। तो इन्होंने इस सर्किट को थोड़ा ऐसे दिखाया कि ये दो तो हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स थे, ये ऐसे प्लेट्स थे। उन्होंने कहा यहां तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना, यहाँ पे करंट है, इसीलिए आपको एक्स पे एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। आपकी प्रॉब्लम थी वाई पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है? तो मैक्सवेल ने कहा ले भैया तू अपनी भाषा ही समझ, यहां पे है एक और करंट, इसका नाम दिया उसने डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बोला ये क्या है? बोला ये है कंडक्शन करंट। ये देखो, ये बड़ा मजेदार एक्सप्लेनेशन देगा अभी।
ये कहता है ये कंडक्शन करंट है जो आपको वायर के जरिए दिख रहा है ना, ये पार्ट इज कंडक्शन करंट, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कौन से पोर्शन में है, जिस पोर्शन पे कोई कंडक्शन नहीं है, कंडक्शन करंट नहीं है। तो अब लोगों को कहने लगा कि एक कंडक्शन करंट है और एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। कंडक्शन करंट कैसे आ रहा है सर, कंडक्शन करंट dq बाई dt से आता है, ये हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आ रहा है, ये आ रहा है d phi e बाई dt से। बड़ा मजेदार चीज बोला कि a changing electric flux or a time varying electric flux gives rise to a displacement current। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं, और अब वो कहता है अब आपको कोई प्रॉब्लम है, अब मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए है, आप बोलते हो ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट चाहिए, तो उसने बोल दिया करंट है, यहां बीच में करंट तो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पीपल सेड दैट वी अग्री देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, गिव अस अ रीजन। थोड़ी देर इधर ही देख संजीवनी, गिव अस अ रीजन। ही गेव यू द रीजन ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यू डिड नॉट एग्री। Then he said a varying electric field means varying electric flux. Then he said up till here the current which is coming is called conduction current, and here also there is a current which is called displacement current, and the displacement current arises due to the change in electric flux. Are you understanding so far? ठीक है, he said it comes। तो जरा स्टोरी देखो, यहां से आया IC और यहां पे है हमारा ID। सबसे पहला अचीवमेंट उसका क्या है, दिस ID सॉल्व्स द कंटिन्यूटी ऑफ करंट वाला क्वेश्चन। इससे पहले तो कोई कंटिन्यूटी नहीं था ना, यहां पे क्या हो रहा है, सर कैपेसिटर तो चार्ज हो रहा है, अरे यहां क्या हो रहा है। तो ये करने के बाद आपका एक इश्यू सॉल्व हुआ विच इज कंटिन्यूटी ऑफ करंट। यानी कि करंट कैसे जा रहा है, करंट तो जा रहा है एक जगह तक IC के रूप में, एक जगह ID के रूप में। IC तो हम सब लोग जानते हैं अब तक, क्योंकि वो dq बाई dt होता है। ID बोला क्या, ID का अभी तक एक्सप्रेशन नहीं आया, उसने सिर्फ ID ये बोला कि ID arises due to varying electric flux, varying electric flux के बराबर ये IC होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल एक और आ गया, ठीक है, यानी कि यहां पे लिखता हूं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ करंट बोलते हो, देखो किसी, ये सीरीज सर्किट है, डोंट यू थिंक इट इज अ सीरीज सर्किट, इट्स अ सीरीज सर्किट। अगर सीरीज सर्किट है तो यहां जो करंट है यहां भी वही करंट है, और तुम कहते हो कि बीच में एक आत्मा वाली करंट जाती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब अगर सीरीज सर्किट है तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या IC और ID की वैल्यू सेम है? सबसे पहला सवाल, क्या IC और ID की वैल्यू सेम है? तो अगर मैं उसकी जगह पे होता ना, मैं कहता हाँ सेम ही होगा। कहता कैसे प्रूफ करेंगे, उन्होंने कंपास लगा लो, इधर जितना डिफ्लेक्शन है इधर भी उतना ही डिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें आपका कैसा होना चाहिए, आपका वही करंट। पहला तो बात है कोई करंट दिख ही नहीं रहा है, ये तो मनगढ़ंत कहानी बना दिया लोगों को पसंद आने के लिए, लेकिन कहानी में दम है क्योंकि लोगों को ये विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसे लोग नहीं मानते हैं, लोग इसका आपका क्या चाहते हैं, पीपल विल वांट अ मैथमेटिकल मॉडल। So after a lot of dimensional analysis, Maxwell gave this। अब ये आपको याद रहना चाहिए, displacement current was given the value epsilon naught d phi e by dt। epsilon naught d phi e by dt, ये इन्होंने ये वाला बात कहा, ये होती है उनके मुताबिक दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट आफ्टर लॉट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। So what is his story so far? He says that if you have a changing electric field, it will give rise to a changing electric flux, and a changing electric flux will give rise to a displacement current। That means displacement current तभी रहेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं रहेगा। और स्टेडी कंडीशन में, और सबसे बड़ी फाइंडिंग तो ये पार्ट है, ये ID से मिलता है B। तो मैक्सवेल क्या तलाश करने निकला था,
मैक्सवेल तलाश करने निकला था। मैक्सवेल क्या तलाश करने निकला था? मैक्सवेल तलाश करने निकला था क्या E को वैरी करने से B मिलता है। देखो, क्या E को वैरी करने से B मिलता है? पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। E को वैरी करने से एक चेंजिंग फ्लक्स मिलता है, चेंजिंग फ्लक्स ID देता है, ID से B देता है। और हमारी समाज इसको लेके बड़ी खुश हो गई कि हाँ भैया, करंट इज गिविंग राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, और उसने करंट का एक एक्सप्लेनेशन भी दिया कि दिस इज द डायमेंशन से सब करके मॉडल ये है। ठीक है, अब सवाल आता है, अब एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। द डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट दैट इज मैनिफेस्टेड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सुनो इस बात को गौर से। अब आप बोलोगे मेरे घर में क्या डिस्प्लेसमेंट करंट है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी है, कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं रहेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा तभी आएगा अगर ये चेंज करता है, अगर ये इसके चेंज से ये चेंज करेगा। तो आपका डेफिनेशन आपके टॉपिक में आएगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट दैट इज मैनिफेस्टेड व्हेन देयर इज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यू कैन से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना चीज समझ में आया आपको? ओके, इतना चीज अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे एक और चीज दिखा देंगे। ये वाली बात अभी भी रह गई है, इज IC इक्वल टू ID। ठीक है, अब इस बात को देख लेते हैं। चलो, तो डिस्प्ले अभी धीरे धीरे सब तार जुड़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सब तार जुड़ना शुरू हो जाएगा। कहानी में अब तक क्या है? कहानी में अब तक फैराडे की कहानी थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। दूसरा कहानी भी सेटअप हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करो तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक ऐसे वेव के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके एक एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, एक एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी कर रहा है। और हमारी सवाल यही है कि इस वेव को पैदा कौन करता है और ये प्रोपोगेट कैसे कर रहा है, क्योंकि इसको तो कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एकदम आसान से कैसे समझते हैं, IC और ID को इक्वल दिखाना है तो ये सब हमारे पैरेलल प्लेट, ये आपको याद है हम एक कैपेसिटी, हम लोग जब गॉस लॉ को पढ़ा था तो हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेट ऑफ चार्ज। याद करो, हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेट ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे सब पॉजिटिव हो गया है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब नेगेटिव हो गया है। तो हम लोग निकालते थे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेट चार्ज। तो आओ देखते हैं। IC की वैल्यू होती है dq अपॉन dt, ये तो हमें पता है। IC की वैल्यू है dq अपॉन dt, और ID की वैल्यू क्या है? ID की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। अब बात आती है फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? फ्लक्स phi e is given by E dot A। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर इनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज को A ले लो, मतलब एक एक प्लेट को A ले लो, तो E dot A मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड द एरिया, ये प्लेट ऐसा है बेटा, ऐसे रखा हुआ है, सो द एरिया वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो क्या ये चीज ऐसे नहीं हो जाएगा? EA cos 0 हो जाएगा, cos 0 is 1, मतलब ये इसकी वैल्यू EA हो जाएगी। इतना समझ में आया? Yes. Okay, and try and imagine what is the electric field due to a thin plate of charge। याद करो, the electric field due to a thin plate of charge is given by एक चार्ज due to a thin plate of charge is always given by E is given by sigma by 2 epsilon naught। This is the expression and this is for this plate, और this plate के लिए क्या हो जाएगा? Say this is E1, E2 की वैल्यू भी हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंबाइन करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि Q अपॉन A होता है सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें EA cos थीटा। E की वैल्यू कितनी हो गई? E की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A। What is the value of sigma? The value of sigma is Q by A epsilon naught into another A। A ने A को काट दिया,
तो आपका क्या वैल्यू आया, आपका वैल्यू आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है? आइए अब ये सारा डेटा डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वेशन में डालिए। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है जरा देखो तो। डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई। फाई ई अल्टीमेटली फाई ई की वैल्यू क्या निकली, ये निकली Q बाई एप्सिलॉन नॉट, डी ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई डी टी। ये क्लियर हुआ, यहां से यही चीज लाया। एप्सिलॉन नॉट बीइंग अ कांस्टेंट कैन बी पुट आउटसाइड, और आउटसाइड डालेंगे तो दोनों एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ गई dq बाई dt, और ये कुछ नहीं कंडक्शन करंट ही है। इतना कुछ इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग ये कह सकते थे हाँ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जरा एक मिनट पूरा चीज को रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट डिड वी डू? वी स्टार्टेड विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वी सेड दैट these are a type of waves which do not need any medium. And how is the wave? The wave has got mutually perpendicular electric field and magnetic field, time varying electric field and magnetic field, and the wave propagates in a direction which is perpendicular to both. Our idea was how is the wave propagating? In order to understand that, we went back to first, अभी तक भी उसका आंसर नहीं मिला है, लेकिन we went back to Faraday's law, and Faraday's law said that a time varying magnetic field gives rise to a electric field. Then Maxwell said, is the opposite true? Can a time varying electric field gives rise to a magnetic field? Maxwell said yes, he found it, and from there he conceptualized something called displacement current, and he said that जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है वहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करता है, और वहां हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है। फिर लोगों ने बोला उसका कोई एक्सप्रेशन है, उसने ये एक्सप्रेशन दिया। फिर लोगों ने पूछा दोनों इक्वल होता है, उसने इक्वल भी करके दिखाया। तो अब टाइम क्या आ गया, अब दुनिया जैसे होता है ना, अब दुनिया क्या बोलेंगी मैक्सवेल को, मैक्सवेल साहब ये बाजी तो आप हार गए। तो नहीं, एम्पियर को बोलेगी एम्पियर साहब ये बाजी तो आप हार गए। लेकिन मैक्सवेल डिड नॉट डू इट दैट वे। मैक्सवेल सेड एम्पियर्स लॉ इज करेक्ट, बट एम्पियर्स लॉ नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। तो एम्पियर के लॉ को कैसे रेक्टिफाई किया? सिंपल सा काम किया। मैक्सवेल ने कहा कि व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, देखते हैं। एम्पियर का सर्किटल लॉ है क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl हमें क्या देता है बेटा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब तुम ही खुद ही बोलो उसको उसने क्या चेंज किया होगा। उसने ऐसे चेंज किया, उसने नाम दिया एम्पियर्स मैक्सवेल्स सर्किटल लॉ। उसने इसको चेंज कर दिया, अपना नाम घुसाया अभी, और उस लॉ में बोला बात उनकी सही है, उन्होंने सिर्फ इंसान देखा था, आत्मा नहीं देखा था। ये होती है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ID। एक ID भी होती है। क्या होती है बेटा? एक ID भी होती है। तो इसको उन्होंने क्लियर कर दिया, ये होता है म्यू नॉट, IC की वैल्यू क्या होती है dq बाई dt, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाई dt। अब सवाल आता है क्या ID हमेशा आएगा? नो, ID will come only if you have scenarios of changing electric flux. Since you don't have scenarios of changing electric flux at some points, you will Maxwell का लॉ भी करेक्ट होता है, तब सिर्फ I हो जाता है। तो क्वेश्चन यहां पे CBSE रहेगा, define displacement current. So displacement current is the current that is manifested when there is a time varying electric field which gives rise to a time varying electric flux. Displacement current is given by the expression ID equal to epsilon naught d phi e by dt, and state the modification to Ampere's circuital law. This is the modification. एक और क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। चलो ये आप लिखना शुरू करो। प्रॉपर्टीज वैसे कोई नई बात नहीं है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट पहला प्रॉपर्टी लिख लो, नॉट ए कन्वेंशनल करंट। नॉट ए कन्वेंशनल करंट मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट को आप ये मत सोचो कि ये dq बाई dt है।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसा है, ये आपके जिन के जैसा है। जिन, हर चीज चाहिए भाई, पैसा खर्चा करके भी सामान खरीदो। जिन कब यूज करोगे, जब बहुत ही मुश्किलात की कोई चीज होगी तब जिन का यूज करना है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया नॉट ए कन्वेंशनल करंट। नॉट ए कन्वेंशनल करंट मतलब दिस करंट कैनॉट बी थॉट ऑफ एज dq by dt। ये करंट क्या करता है, ये करंट id सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। id gives rise to a magnetic field and what produces id? A changing magnetic flux or electric flux produces id. Changing electric flux will produce id and id will give rise to a magnetic field। ठीक है। दूसरा, id stays as long as phi e is varying, है ना। phi e अगर वेरी नहीं करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, id भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही है ऐसा। तो इसके साथ आप एक और पॉइंट लिख लो, डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशन। डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशन। स्टेडी कंडीशन में आपको आईडी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आईडी आने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उत्पाद होना जरूरी है। तो इसको आप थर्ड पॉइंट भी ले सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट, आईसी एंड आईडी satisfy continuity of current, satisfy continuity of current। समझ में आया? IC and ID satisfy the continuity of current, इससे करंट की कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो गई हमारी। यहां डिस्प्लेसमेंट करंट का कहानी होता है खत्म। डिस्प्लेसमेंट करंट had nothing to do with electromagnetic wave। डिस्प्लेसमेंट करंट की पूरी कहानी को इसीलिए रचा गया था, यह समझाने के लिए कि जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको नॉलेज नहीं था, आप सिर्फ समझते थे मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से करंट मिलता है, लेकिन करंट को वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इसका आपको ज्ञान नहीं था। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कैसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड वी विल बी डन। उसके बाद एक और क्लास जिसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट कैसे करता है, सारा आंसर हमको मिल जाएगा। अच्छा, आपके पॉकेट में अभी क्या क्या रीजनिंग्स हैं आपके पॉकेट में? अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट भूल जाओ। अब आपके पॉकेट में अब दो रीजनिंग्स हैं, सुनिए। आपके पास दो हथियार है। हथियार नंबर 1, फैराडेज लॉ क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। हथियार नंबर 2, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट से जो मैक्सवेल का लॉ है, हाइपोथेसिस लॉ है। मैक्सवेल का लॉ क्या कहता है? मैक्सवेल्स लॉ टेल्स यू कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यानी दशहरे से दिवाली पैदा कर सकते हैं, दिवाली से भी दशहरा पैदा कर सकते हैं। टाइम तो हो गया। और अपना वेव कैसा है? अपना वेव में एक साइड दशहरा है, एक साइड दिवाली है। आर यू एबल टू कनेक्ट द डॉट्स नाउ? हमारे वेव में एक एक्सिस में दशहरा है, एक एक्सिस में दिवाली है। दशहरे से दिवाली पैदा हो सकता है, दिवाली से भी दशहरा पैदा हो सकता है। आइए इस चीज को आगे देखते हैं। अभी अब 3 छोटे छोटे सिनारियोस देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले चार्ज को रेस्ट पे रखिए और बात करेंगे सिर्फ 2 चीजों की, बी और ई। मुझे बताओ संजीवनी, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे रहेगा, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ही है रेस्ट पे, इधर ध्यान दो, क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है? एक चार्ज रेस्ट पे है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है? इजी, ये मिल जाएगा। क्या एक चार्ज रेस्ट पे रहने से मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है? नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड मिलने के लिए करंट चाहिए, यही तो समाज ने बोला था, तो कंडक्शन लेके आ या डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ठीक है, तो ये वाला क्लॉज देखिए। क्लॉज नंबर 2, चार्ज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड अभी मिलेगा? 100% मिलेगा। करंट पैदा हो गया है। चार्ज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब करंट आ गया है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बड़े बड़े बुक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये डिपेंड करता है। अगर भाई चार्ज हो, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। देखो इसमें ना एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपको, वैसे आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आप सुन लो। अगर आप चार्ज हो तो यू ऑलवेज हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, वेदर यू आर फ्लोइंग और यू आर स्टेडी। लेकिन एनसीईआरटी इसको कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस आउट हियर। दे से दैट बिकॉज इफ यू आर अ फ्री चार्ज यू डू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मान लो आप एक सर्किट के अंदर हो, दिस इज अ सर्किट, और तुम एक चार्ज हो, तुम फ्लो कर रहे हो, राइट? सर्किट में क्या चार्ज फ्लो करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता होगा, यही सोच लो। क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है? ये चार्ज पार्टी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, जब देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जहां से ये इलेक्ट्रॉन मूव किया होगा वहां उसने अपना एक परछाई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया होगा। एवरीथिंग इज न्यूट्रल ना एंड ऑफ द डे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E माइनस, तो इसका भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E प्लस। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और आपने आगे भी पढ़ा था that the electric field in a current flowing conductor is zero। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये वही वाला बात है। तो यहाँ पे हम दोनों बातें लिख सकते हैं जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होता भी है अगर आप फ्री चार्ज में हो, इफ यू आर अ फ्री चार्ज, और अगर आप सर्किट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब तीसरा क्राइटेरिया, चार्ज एक्सीलरेटेड। चार्ज एक्सीलरेटेड का मतलब क्या हो गया संजीवनी? वेरिंग करंट। क्या मैग्नेटिक फील्ड होएगा? बिल्कुल होएगा। अ वेरिंग करंट कैन गिव यू अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, दोनों मिलेगा, क्योंकि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ विल प्रोड्यूस अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है। और ये चार्ज को हम एक्सीलरेट करते हैं एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट से। एन ऑक्सीलेटिंग चार्ज एंड एन एक्सीलरेटेड चार्ज आर सेम। यही हमारा माइक्रोवेव का प्रिंसिपल होता है। चलो ये पार्ट हमने देख लिया। अब देखते हैं फटाक से वेव को देखने की कोशिश करते हैं कि वेव एक्चुअली कैसे जनरेट हुआ। ये चीज आपको फर्स्ट दिन ही बता देता था तो भी आपको समझ में आता, पर अभी ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आप अभी ये चीज समझ गए हैं कि जहां मैग्नेटिक फील्ड वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वहीं मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, आओ अब बनाते हैं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ डिविजन्स ले लेते हैं इक्वल। चलो ठीक है, और यहाँ पे इसको ले लो, कोई भी एक्सिस ले लो। मान लो इसको हमने y एक्सिस ले लिया, इसको हमने x एक्सिस ले लिया, इसको हमने z एक्सिस ले लिया, हमारी मर्जी। ठीक है, अब देखो मैडम, सबसे पहले मान लो ये लास्ट पार्ट है, इसी के बाद छुट्टी। मान लो y एक्सिस पे है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से पैदा कर रहे हो? एक्सीलरेटेड चार्ज से। आपके पास एक एक्सीलरेटेड चार्ज है, ये जान के रखो। हु कैन प्रोड्यूस ईएम वेव? ओनली एन एक्सीलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस ईएम वेव। इसीलिए आपके मोबाइल फोन वगैरह सब में एक्सीलरेटर्स है। ठीक है, आइए यहां पे हमने एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, देखो तो एक बार देख लो फिर तुम बना सकते हो। मतलब बनाना नहीं, कैसे बना वो चीज के लिए। ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो एक बार। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। समझ में आया? मैक्सवेल क्या कहता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हमें क्या मिलता है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इवन इन फैराडेज लॉ आल्सो करंट एंड दिस वर परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर।
तो देखो इसके लिए हमें मिला एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब तुम कम हम भी कम, तुम बढ़े हम भी बढ़े, तुम बहुत ही बड़े हम बड़े, ठीक है थोड़ा सुंदर नहीं हुआ, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा तो हम भी बहुत ज्यादा, तुम घटे हम भी घटे, तुम आए हम भी आए। भाई साहब ये है मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना कहानी तो कोई भी बच्चा बता देगा। अब देख मजा ले, अगला साइकिल देखो ये कैसे हो रहा है। यही अगर साउंड वेव होता, देखो ये अगर साउंड वेव होता संजीवनी, ये वाला डिस्टरबेंस बाजू के एरिया को डिस्टर्ब करता, लेकिन यहां तो वैक्यूम से आ रहा है, कोई मीडियम नहीं है। माई ओनली क्वेश्चन टू यू इज हाउ इज द नेक्स्ट डिस्टरबेंस क्रिएटेड, वो भी तो एक सवाल है ना। अब सोचो नेक्स्ट डिस्टरबेंस क्या है। नेक्स्ट डिस्टरबेंस को क्रिएट करेगा ये लड़का। तो आप बोलोगे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ना 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 ऐसा नहीं, इससे ये पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड। यहां लगाओ लेंजेस लॉ, ये मैग्नेटिक फील्ड जब भी अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। और से लेट अस डू द रिवर्स ऑफ दिस, ओके। ऐसा नहीं, इसको ऐसे देखते हैं, उल्टा देखते हैं। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो, ठीक है। लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो फैराडेज लॉ हो गया। अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आया जी। ये फैराडेज लॉ है। अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन बताता है, लेंस बताता है। लेंस कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होएगा, सुनो सुनो सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होएगा कि ये पैदा होते ही जिस रीजन से पैदा हुआ उसी रीजन का गला घोटेगा। मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कैसे हुआ, इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ऐसा एक करंट पैदा करेगा जिसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड ओपोज होएगा। यू हैव एक्चुअली नॉट गॉट द प्लेजर पार्ट, अभी ड्रॉ करूंगा। ये ब्लू वाला जो वेव है ना, ये अपने पैदा करने वाले का गला घोटेगा तुझे। तो कैसे गला घोटेगा, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। सॉरी, समझ में आया? यस। लेंजेस लॉ लग रहा है यहाँ पे। ये एक रिवर्स पैदा करेगा। तुम इतना थे, हम उल्टा, हम तुमको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा दोनों इलेक्ट्रिकल वेव्स को देखो तो क्या एक वेव दूसरे वेव को खत्म कर रहा है? ठीक है, यस। क्या एक वेव दूसरे वेव को खत्म कर रहा है? बिल्कुल खत्म कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से लेंजेस लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब हम फिर से क्या बात देखेंगे, इधर देखो। ये है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये नया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बना आपका। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आपको फिर से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं देगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर देगा? फिर वापस से करेगा। हाँ, देना शुरू हो गया, इसने इसको देना शुरू कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ये पैदा होगा, अब देखो इसको देखो, ये ब्लू वाले का पेरेंट कौन है, ये ब्लू का पेरेंट कौन है, ये नीचे वाला ग्रीन। ये नीचे वाला। तो ये पेरेंट का वो गला घोटेगा पैदा होते ही। जी। तो कैसे गला घोटेगा, गला घोटने का टेक्निक क्या है, इसके विपरीत एक और बना देगा। फिर ये क्या करेगा, ये एक और फील्ड देगा। बस आपका वेव जाना शुरू हो गया सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे, और कुछ नहीं पढ़ाना है। अब आप समझ गए हो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, Faraday's law. This electric field, obeying Lenz's law, will try to do that act which will cause the very cause of its existence to get nullified. That was a changing electric field. So it produces an opposite magnetic field. This magnetic field, again as per Faraday's law, gives rise to electric field.
दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वाज बॉर्न ड्यू टू दिस, तो इसका गला घोटने के लिए यहां पे एक और बनाएगा वो, बस अब जाना शुरू। That concludes electromagnetic waves. We will take one more class to understand what are the different type of waves. Basically spectrum जो था हमारा, गामा रेज क्या होता है, एक्स रेज क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, रेडियो क्या होता है, और सबकी क्या क्या विशेषताएं होती है। So maximum a class more and this chapter finishes. No numerical comes in this chapter. So the questions that you can get are: what is displacement current, state the properties of displacement current, write the modified version of Ampere Maxwell's law, write an expression for displacement current का दिखाओ कैसा है। या तो एक एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया तो वो एप्सिलॉन नॉट d phi by dt के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है आपको, ठीक है।